नमस्कार मित्रों, रीट लेवल टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्यूशन का आज का अपना पेपर, जिसमें जो 20 प्रश्न गणित के थे उनको हल करेंगे। किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न आए। पहला प्रश्न, 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं। अब 1000 तक टोटल ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिनमें 2, 3, 4 और 5 का भाग जाए। 2, 3, 4 और 5 का लसब ले लो। सबसे पहले कि 2, 3, 4 और 5 का लसब ले लीजिए तो इन चारों संख्याओं से विभाज्य संख्या आ जाएगी। तो 4 और 3 का लसब जैसे 12 आएगा, 12 के साथ में 2 कंबाइंड आ गया, 5 साथ में लेना, 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। मतलब ऐसी संख्या बतानी जिसमें 2 का, 3 का, 4 का और 5 का जाए। मतलब ऐसी संख्या बता दीजिए जिसमें 60 का भाग जाता हो। तो 60 के भाग जाने वाली संख्या में 2 का भी जाएगा, 3 का भी, 4 का और 5 का। अब 1000 तक कितनी संख्याएं होगी जो 60 से विभाज्य है। मतलब 60 के कितने गुणज है। 1000 में 60 का भाग दे दो। कौन सा गुणज आ रहा है 1000 से जस्ट पहले, वही उत्तर बताना। 1000 से जस्ट पहले 60 का कौन सा गुणज आ रहा है। 1000 में 60 का भाग दे दीजिए, ये काट दीजिए और 100 में 6 का भाग देना। 16 6 के 96, मतलब 16 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब 1000 से जस्ट पहले कौन सा गुणज आएगा, 16वां गुणज आएगा 60 का। 60 का 16वां गुणज 16 6 के 96 10, ये 96। 960 जो है 1000 से जस्ट पहले किसका गुणज है, 60 का। 60 का कौन सा गुणज है, 16वां। मतलब 1000 तक 60 के कितने गुणज आएंगे, 16 गुणज आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 16। 1000 तक कितनी संख्याएं जो 60 से विभाज्य होगी, 16 संख्याएं होगी। 1000 से जस्ट पहले 60 का 16वां गुणज आता है 960। उसके बाद जो 17वां गुणज आएगा वो 1020 हो जाएगा। 17 6 के 102 हो जाता है। ये 16 6 के 96 है, लास्ट ये 960 है। तो 1000 तक कितनी संख्याएं जो 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं, कितनी संख्या है 60 है संख्या। तो इस 16, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, भिन्नों की जोड़ है, आसान सी है। 1/5 1/5, ये 5 बार जोड़ना है तो सीधा सीधा 1 आएगा। बाकी ये जोड़ना है 1 2 3 4 5 बार 8 है, ये 1 2 3 4 और ये 5 बार है। उसके बाद 4 बार है, ये 4 बार है। उसके बाद 3 बार है, ये 3 बार है। उसके बाद 2 बार है, ये 2 बार है। और उसके बाद 1 बार है। ये जोड़ना, जोड़ ये करनी है। अब इस जोड़ को करने के साथ में 1/5 1/5 ये भी जोड़ना है। तो 1/5 1/5 1/5 ये है टोटल 5 बार। संख्याएं अलग जोड़नी, भिन्नें अलग जोड़नी। संख्याएं अलग जोड़ेंगे और भिन्नें अलग जोड़ेंगे। संख्याएं जोड़ेंगे तो ये, भिन्नें जोड़ेंगे ये। 1/5 1/5 5 बार है तो ये 5/5 हो जाएगा। और 5/5 का मतलब कितना हो जाएगा 1। ये 1 है और ये जोड़ के लिख दो और फिर उसके साथ में टोटल जोड़ करके लिख दीजिए। अब ये जोड़ेंगे तो ये 8 पंजे 40, 0 हासिल 4। ये 8 चौके 32, 32 4 36 हासिल 3। ये 8 3 24, 24 3 27 हासिल 2। 8 2 16, 2 18 हासिल 1, 8 1 और 1 9। 98,760 प्लस ये 1 बराबर 98,761। 98,761 ये इसका उत्तर आ जाएगा। 98761, 98760 ये जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 98761 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भिन्न और संख्याएं जोड़नी थी, भिन्न अलग जोड़िए, संख्याएं अलग जोड़िए। 888 888 ये अलग जोड़ना है। 5 1/5 1/5 ये अलग जोड़ना है। टोटल मिला के कितनी जोड़ी, दोनों को जोड़ के लिख लीजिए। तो आसान सी भिन्नों की जोड़ का प्रश्न था। भिन्नों की जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, रीट लेवल 1 के हिसाब से। संख्या 3675 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 3675 एक विषम संख्या है। विषम संख्या के जो भी गुणनखंड होंगे वो सारे विषम ही होंगे। विषम संख्या का कोई भी सम गुणनखंड होता ही नहीं। विषम संख्या में कभी सम गुणनखंड नहीं होता है। तो विषम संख्या के जो कुल गुणनखंड है वो इसके गुणनखंड है। तो इसमें कुल कितने गुणनखंड होंगे, इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा 3675। और इसके अंदर 2 का भाग जाता नहीं है। उसके बाद 7 5 12 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग 1 बार, इसमें 2 बार, 3 2 6 2 बार और 5 बार 12 125। 2 2 4
4 ने 1 5 5 10, 3 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद भाग जाएगा 5 का, 5 का भाग 2 बार 10, फिर 2 बचेंगे शेष 22, 5 के 20, उसके बाद शेष बचेंगे 2 और 5 25 में 5 बार 2 45, फिर 5 का भाग 5 के 20, 4 5 नम 45, उसके बाद शेष 7 का भाग देना है 49 में 7 बार, और फिर 7 का भाग 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड 3675 का अभाज्य गुणनखंड करना, पहले 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का 2 बार जाएगा, फिर 7 का 2 बार जाएगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका क्रोनोनिकल रूप 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, और इसके कुल गुणनखंड ही विषम गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला है x + 1 y + 1 और z + 1। x का मान 1 + 1, y का मान 2 + 1 और z का मान 2 + 1। ये 2, 2 ने 1 3 और 2 ने 1 3, 3 गुणा 3 9 और 9 गुणा 2 18। तो 3675 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 18 गुणनखंड होंगे। कुल कितने गुणनखंड होंगे तो भी 18, और विषम गुणनखंड कितने होंगे तो भी 18, क्योंकि इसके सारे गुणनखंड क्या है? विषम ही है। विषम संख्या में किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाता है, मतलब इसका कोई भी गुणनखंड सम संख्या होगी नहीं। तो इसके टोटल जो गुणनखंड है वही विषम गुणनखंड है, और टोटल गुणनखंड ये 3 गुणा 3 9 और गुणा 2 18, कुल गुणनखंड 18 है, और इसके विषम गुणनखंड भी 18। विषम संख्या में जो गुणनखंड होंगे वो हमेशा विषम ही होंगे, उसमें सम गुणनखंड होता नहीं है। आसानी प्रश्न है अगला, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? ये संख्याएं दे रखी है, इनमें से कौन सी 1009 ये अभाज्य संख्या? सीधी सीधी याद की हुई है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 1009 है। तो 4 अंकों की सारी संख्या है, इसका मतलब ये तीनों भाज्य होगी, और एकमात्र ये अभाज्य है 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 है। दशमलव की संख्या दे रखी है और मसब ज्ञात करना है। मसब ज्ञात करने के लिए दशमलव को आप भिन्न में बदल दो। 1.3 को 13/10 और 0.78 को 78/100 और 52/10। 0.2 अंक छोड़कर है बटे में 100 आएगा, 0.1 अंक छोड़कर है बटे में 10 आएगा। ये इसको बदल दिया गया भिन्नों में। और भिन्नों में बदलने के बाद एक शर्त होती है कि भिन्न काटनी अनिवार्य है, काटने के बाद लसब मसब लेना होता है। तो पहले भिन्न काट दीजिए, 2 भिन्नें कट रही हैं, 13/10 तो नहीं कटेगा, 13/10 ही रहेगा, ये कट जाएगा। 78 और 100 2 का भाग जा रहा है, 78 में 39 बार और 100 में 50 बार, 2 का भाग देना, भाग जा रहा है मतलब देना ही। 52 और 10 में भी 2 का भाग जा रहा है, 52 में 2 का भाग 26 और 10 में 2 का भाग 5, ये 2 का भाग जा रहा है 52 में भी और 10 में दे दिया है। 78 और 100 में भी जा रहा, 2 का भाग दे दिया, 13 10 नहीं कट रहे, यही लिखना है। अब आपको ज्ञात करना है HCF। अब देखिए HCF किस तरह से, HCF के लिए होता है अंशों का HCF, अंशों का HCF बटे में हरों का LCM, ये HCF का फॉर्मूला होता है। अंशों का HCF जो ज्ञात करना उसका ऊपर रखना होता है, HCF ज्ञात करना ऊपर HCF रखो, ना LCM ज्ञात करना होता है तो ऊपर LCM रखते हैं। तो ये HCF था, अंशों का HCF बटे में हरों का LCM। अब आपको HCF लेना, अंश कौन से? 13, 39 और 26, इनका मसब लेना है। 13 का, 39 का और 26 का, मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो या इन तीनों का अधिकतम मैक्सिमम वेनिस्ट गुणनखंड कौन सा है? तो 13। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो मसब आएगा 13 बटे में 50, 5 और 10 का लसब आएगा 50। 13 हम 50 का भाग देंगे तो 13 को 2 से गुणा करके पॉइंट लगा दो, मतलब 0.26, ये इसका आंसर आ जाएगा। 13 का दुगुना 26 और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 0.26। 13 में 50 का भाग जाएगा 0.26, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.26। ये HCF ज्ञात करना था, मस HCF बहुत आसान सा है, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। यहाँ से ध्यान रखना था कि दशमलव हटाते ही जो भिन्न बनी थी, यहाँ से LCM HCF नहीं ज्ञात करना है, भिन्न सरलतम होनी चाहिए,
उसके बाद आपको एलसीएम एचएससीएफ ज्ञात करना, यहां से एलसीएम एचएससीएफ ज्ञात करना। भिन्न सरलतम होनी जरूरी है, भिन्न कटती है काटो, उसके बाद एलसीएम और एचएससीएफ लेना होता है। तो इसका आंसर 0.26 आएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से दुगुना है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट क्या होगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से दुगुना है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य इसका डबल है, 100 का डबल कितना हो जाएगा 200। अंकित मूल्य लागत मूल्य से दुगुना है, लागत का मतलब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य इसका दुगुना मतलब कितना है 200। 50% लाभ प्राप्त करना मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए की वस्तु है, 50% लाभ से बेचेंगे, कितने बेचेंगे 150 में। 100 रुपए की वस्तु को 50% के लाभ से मतलब कितने में बेचना है 150 में बेचना है। अब आपको यह देखना कि 200 रुपए जिस वस्तु का मूल्य बताया और 150 में बेच दी, कितने प्रतिशत छूट दी, कितने प्रतिशत छूट दी ये आपको ज्ञात करना है। छूट या कमीशन का जो प्रतिशत ज्ञात करते हैं, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे में अंकित मूल्य। छूट का जो प्रतिशत ज्ञात किया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य की तुलना में होता है, और लाभ हानि का जो प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य की तुलना में होता है। तो यहाँ पर छूट का प्रतिशत है, अंकित मूल्य की तुलना करनी। छूट कितनी दी है, 200 रुपए की वस्तु 150 में बेची मतलब 50 रुपए की छूट दी, ये 50 रुपए की छूट बटे में अंकित मूल्य 200 और गुणा 100, ये 2 जीरो काट दीजिए। 100 में 50 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 25 बार। कितने प्रतिशत छूट दी गई 25% छूट दी गई। आसान सा ही प्रश्न है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से दुगुना है, लागत मूल्य 100, अंकित मूल्य दुगुना 200। 50% लाभ प्राप्त करना मतलब 100 की वस्तु कितने में बेचनी है 150 में बेचनी है। 150 में बेचेगा, 200 रुपए उसने बताए, 150 में बेची, 50 रुपए की छूट दी, कितने परसेंट है 200 पर 50 है तो 100 पर 25 होगा, 25% की छूट दी गई। तो इसका आंसर 25% है। अगला, एक निश्चित राशि पर मिश्र धन मूलधन का 9/5 गुना है। मिश्र धन है वो मूलधन का 9/5 गुना है। यदि साधारण ब्याज 72 रुपए हो तो मूलधन की राशि क्या होगी। मूलधन का 9/5 गुना, ये मिश्र धन, ये मूलधन और ये ब्याज। आसान सा प्रश्न है। मिश्र धन है वो मूलधन का 9/5 गुना है। ये जो मूलधन है उसको मान लीजिए 5 और मिश्र धन इसका 9/5 गुना, मतलब 5 का 9/5 गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब मूलधन 5 था, मिश्र धन 9 हो गया, मतलब 5 से बढ़ के 9 हुआ। जो बढ़ा है वो ब्याज, कितना बढ़ा है 5 से 9 मतलब कितना बढ़ गया, ब्याज हो गया 4। ये 4 ब्याज है और इसका मान दे रखा कितना है 72। ये 4 का मान 72 है, 1 का मान कितना होगा 72/4। 72 में 4 का भाग 18 और ज्ञात क्या करना है मूलधन। मूलधन मतलब 5 भाग का मान कितना हो जाएगा तो 18 गुणा 5, 18 गुणा 5 90। ये इसका आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 90 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। 9/5, 9 में से 5 है मूलधन और 9 है मिश्र धन, 4 होगा ब्याज और उस 4 भाग का मान कितना दे रखा है 72। 4 भाग 72 है, 1 भाग का मान 18 होगा। मूलधन ज्ञात करना, मूलधन है 5 भाग, 5 भाग का कितना हो जाएगा 18 गुणा 5 90 रुपए इसका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 12, 25, 18, 18, 20 और 22 है। ये 6 विद्यार्थियों का अंक दे रखे। विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत अंक से अधिक हो। विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिनके अंक औसत अंक से अधिक हो। तो पहले तो आप औसत ज्ञात करना पड़ेगा। औसत ज्ञात करने के लिए 12 + 25 + 18 + 18 + 20 और +22 और बटे में 6। टोटल 6 संख्या, 6 विद्यार्थी हैं, ये 2, ये 4 और ये 6। अब इनका जोड़ करेंगे तो ये 20, ये 20 40 और ये 20 60। 60 तो यहाँ तक हो रहे, 20 40 और 20 60, ये 2 इधर दे दो, ये हो गए 60। 60 के बाद ये 70, 70 20 ये 80, 90 90 और 20
115 115 बटे 6, ये इनका जोड़ हो गया 115 और 6 का भाग देना, टोटल जोड़ करेंगे तब ये 115 हो रहा है। 20 और ये 20 या 60 हो गया, 60 और 20 ये 80, 80 इन 10 ये 90 और 90 और 25 115, 115 में 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, उसके बाद शेष बचेंगे 5, 5 के बाद ये बचेगा 5 55 और 6 9 54, एक शेष बचेगा 0, 6 एकम 6, उसके बाद 4 शेष बचेंगे, 6 छक 36.66 आएगा, 19.66 इनका औसत आएगा। अब इस औसत अंक से कितने विद्यार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त की, 19.6 से कितने विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा है, ये 25 ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, ये 22 ज्यादा है। कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी। 3 विद्यार्थियों के अंक औसत अंक से अधिक है, औसत 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 3 विद्यार्थी जिनका 19 से अधिक है, एक 25 है, एक 20 है और एक 22 है। 3 विद्यार्थियों के कम है, 3 विद्यार्थियों के अधिक है। तो औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 3। औसत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी कितने हैं? 3। औसत के बराबर किसी विद्यार्थी ने अंक प्राप्त नहीं किया। यह आसान सा। निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 4/9, 8/13, 6/11 और 10/15। 4/9 अंश हर का अंतर कितना? 5। 6/11 अंश हर का अंतर कितना? 5। 8 और 13, 8 5 13, 10 5 15, ये सभी का अंतर बराबर है। इस प्रकार का पहले भी प्रश्न एक आ भी चुका है कि यदि भिन्नों की तुलना करनी हो, उचित भिन्न हो, उचित भिन्न जरूरी, यदि उचित भिन्न हो और भिन्नों की तुलना करनी हो तो यदि इनके अंश और हर का अंतर बराबर आता है, अंश हर का अंतर बराबर हो, उचित भिन्न हो, अंश हर के बराबर अंतर में जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो इनमें से अंश बड़ा कौन सा? तुलना अब आपको अंश के अनुसार करनी है। 4, 6, 8 और 10 में सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 10। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये होगी 10/15 होगी। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, 10/15 होगी। बाकी लसब लेके, दशमलव बदल के, सारे तरीके आप अनुमान लगा भी सकते हैं कौन सी बड़ी आएगी लगभग में, वो भी पता कर सकते हैं। ये एक अलग तरीका भी है। उचित भिन्नों की तुलना जिसमें अंश और हर का अंतर समान हो, तो जो अंश अधिक होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश कम होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो इसमें बड़ी भिन्न पूछी है, ये अंश सबसे अधिक है, ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। समान परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? जो आकृति जितनी अधिक सममित होगी वो उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है। अब यदि एक वर्ग और एक आयत की तुलना करते हैं, वर्ग और आयत में वर्ग ज्यादा सममित आकृति है, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, आयत का क्षेत्रफल हमेशा कम होगा। और वर्ग में भी यदि वृत्त आ जाता है, अभी तो दो की तुलना थी, यदि इसमें तुलना करनी हो वृत्त, वर्ग और उसके बाद आयतन, उसके बाद चतुर्भुज, जैसे इन चारों में परिमाप समान देके आपको क्षेत्रफल में तुलना करनी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक, वर्ग सेकंड नंबर, आयत थर्ड नंबर और चतुर्भुज सबसे लास्ट में। जो आकृति जितनी अधिक सममित होगी उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। तो इन दोनों में से, आयत और वर्ग में से यदि तुलना करनी है तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? वर्ग का। क्षेत्रफल किसका अधिक पूछा गया है? वर्ग का अधिक होगा। और यदि इसी परिमाप का वृत्त होता तो उसका क्षेत्रफल वर्ग से भी अधिक होता। समान परिमाप की स्थिति में यह ध्यान रखना जरूरी है, परिमाप क्या होना चाहिए? समान। समान परिमाप की स्थिति में क्षेत्रफलों में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, सेकंड वर्ग, फिर आयत और फिर चतुर्भुज, इसी क्रम में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा सीधा सीधा। अगला PQ समांतर RS। ये PQ और RS आपस में समांतर दो रेखाएं दे रखी है और इसके बीच में यहां पर एक कोण बनाया गया, इधर 45, ये थीटा और ये 60, और थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। ये कोण दिया हुआ 60। अब इसके समांतर यदि एक रचना करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से समांतर रेखा एक और खींच देते हैं कि इन दोनों के समांतर एक रेखा और खींची है, तो यहां से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाएं, और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काट रही है। तिर्यक रेखा के उधर एक कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये कोण भी कितने डिग्री का बनेगा?
45 डिग्री का बनेगा। अब इसके साथ में एक और, जैसे यहां पर भी आगे है रेखा तो वही है, आगे जैसे बढ़ाया गया और इसमें तिर्यक रेखा जो है वो इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से थी, इसमें रेखा इस तरीके से। अब ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण की परिभाषा से जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं वो बराबर बनेंगे। मतलब ये 45 तो ऊपर का भाग 45 होगा, 60 में से टोटल कितना है 60, इसका ऊपर का भाग हो गया 45, तो शेष भाग ये बचेगा 15, और ये 15 और ये थीटा आपस में बराबर होंगे कि दो समांतर रेखाएं। इस प्रकार ये तिर्यक रेखा आई तो ये और ये कोण, ये 15 डिग्री का है, ये थीटा है तो ये थीटा भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 15। एकांतर कोण जेड की आकृति में जो बनते हैं एकांतर कोण, उसमें भी स्पेसिफिक पूछे तो ये अंत एकांतर कोण है, और अंत एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, और इसलिए इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा कि ये 15 और ये भी 15 और ये 45, ये 45 मिला के 60 हो गए। मतलब इन दोनों कोणों का योग इस 60 के बराबर होगा। 45 का और इस थीटा का योग करेंगे तो 60 होना चाहिए, जिसमें से एक 45 है, थीटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये थीटा का मान 15 आएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है ज्यामिति का। नेक्स्ट, एडी कोण ए का समद्विभाजक है तो एक्स का मान ज्ञात करो। त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को दो भुजाओं के बराबर अनुपात में बांटता है, तो इसकी एक थ्योरम होती है कि ए बी और ए सी, ये लिखो चाहे ए बी बटे बी डी लिखो, ए बी और बी डी का अनुपात, ये ए बी और ये बी डी का अनुपात बराबर होता है ए सी और बटे में डी सी। ए सी और डी सी का अनुपात और इधर ए बी और बी डी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कोण का समद्विभाजक का मतलब है इसको ये दो बराबर भागों में बांटेगी कोण को। कोण के समद्विभाजन से खींची गई रेखा सम्मुख भुजा को संगत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। ये एक लाइन है, याद रखनी होती है कि कोण के समद्विभाजक की जो रेखा है वो सम्मुख भुजा को, मतलब इस भुजा को संगत दो भुजाएं जो थी ये, इन भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है, संगत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को संगत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। ये दो भुजाएं थी, इनके अनुपात में, 5 के अनुपात में ये होगी, इन 7 के अनुपात में ये होगी। 5-3 का जो अनुपात है वही 7 और x का अनुपात है। यहां से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें ए बी की लंबाई है 5, बटे में बी डी की लंबाई है 3, ए सी की लंबाई है 7 और बटे में डी सी की लंबाई है x। तो x का 5 से गुणा होगा, 7 का 3 से गुणा होगा, 5x बराबर 7 गुणा 3 21 और x बराबर 21 बटे 5, 21 2 42 मतलब 4.2। 5 का जब भी भाग देना हो ऊपर वाली संख्या को डबल करके पॉइंट लगा दो, 21 2 42 मतलब 4.2, तो इसमें x का मान आ जाएगा 4.2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, कथन दे रखे हैं, इनमें से गलत कथन कौन सा है वो आपको पूछा गया है। एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है। एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं क्या संगामी रेखाएं, कैसे देखिए, एक कोई बिंदु है, इस पर ये इस तरीके से इस पर जो जितनी रेखाएं खींचेंगे उन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। एक बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं कहलाती है। बिल्कुल ये सही कथन है, आपको गलत पूछा गया, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, सही। संगामी रेखाओं की परिभाषा यही है कि एक बिंदु से और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती, ये भी एक लाइन है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, वही सेम प्रश्न है। ये एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत, ये भी सही है, ये भी सही है। एक रेखा में दो ही बिंदु होते हैं, ये गलत है। एक रेखा है और इस पर कितने बिंदु है, इस पर अनंत बिंदु होते हैं। एक ही रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत। एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। एक समतल में कहीं पर भी आप देखिए बिंदुओं की संख्या क्या होगी, तो अनंत ही होगी। एक रेखा में कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, तो ये इसका गलत कथन है कि एक बिंदु, दो बिंदु होंगे, नहीं होंगे, मतलब इसका उत्तर ये होगा। एक रेखा में दो ही बिंदु नहीं होते हैं, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। इसका उत्तर ये आ गया। असत्य कथन बताना था, ये असत्य।
लास्ट ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, पाई बटे 2 रेडियन का पूरक कोण 0 डिग्री होता है। पाई बटे 2 रेडियन है और इसका पूरक कोण 0 डिग्री होता है। तो पाई बटे 2 रेडियन, पाई बटे 2 रेडियन का मतलब है 90 डिग्री। पाई बटे 2 रेडियन है, पाई का मतलब 180 होता है, 180 में 2 का भाग दो 90, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का पूरक कोण बिल्कुल 0 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का पूरक कोण 0 होता है, सही है। 3 कथन सही थे, ये सी इसका जो कथन था वो गलत है। इसमें लिखा है कि एक रेखा में 2 बिंदु होते हैं, एक रेखा में 2 बिंदु नहीं होते, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। बहुत आसान सा एक एक नियम का प्रश्न है। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? ये जो अपने टॉपिक है, जो मात्रक वाला मामला है, जो समतल आकृतियां है या उनसे संबंधित मात्रक है, या समय दूरी है या भार है, उनके जो मात्रक है उनसे संबंधित बता सकते हैं आप, एक एक नियम से बता सकते हैं, सारे से बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। टॉपिक 4-5 इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तब ये 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम घटा दो, ये 2 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 450 ग्राम, इससे सरल तो कुछ है नहीं, 1 किलो बचेगा नहीं, 150 ग्राम बचेगा, 1 किलो और 150 ग्राम इसका आंसर, 1 किलो 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। कितना अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 3 घंटे 14 मिनट बराबर है 194 मिनट। 3 घंटे और 14 मिनट, 3 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो 3 घंटे में 6 3 18 180, 180 × 14 194 मिनट, बिल्कुल सही है। पहला कथन तो सही है। 3 घंटे 14 मिनट में 194 मिनट होंगे, सही है। 3 घंटों में 180 मिनट होंगे, 14 जोड़ दीजिए 194। 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। 2 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में कितने हो जाएंगे? 2000। 2000 के साथ में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2030 ग्राम होगा, सही है। 2 किलो और 30 ग्राम बराबर कितना होगा? 2030, ये भी सही है। आपको गलत बताना है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, 3 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे? 3000। तो ये 3000 इसके साथ में 80 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 3080 मिलीलीटर। 3080 है नहीं, ये 380 मिलीलीटर लिखा है, मतलब ये कथन गलत है। इसका उत्तर 3080 होना चाहिए था, 380 लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। 3 लीटर 80 मिलीलीटर के बराबर 3080 मिलीलीटर होंगे। इसमें एक और ऑप्शन बच गया, चौथा, 10 की पावर -2 किलोमीटर के बराबर 1 डेकामीटर। अब ये 10 की घात -2 का मतलब है किलोमीटर बटे 100 है, किलोमीटर बटे 100 और बराबर 1 डेकामीटर। अब इसमें एक सारणी से पहले भी प्रश्न आ चुका है, मीटर से संबंधित। ये मीटर डेसी, सेंटी, मिली, और दूसरा होता है डेका, हेक्टा और किलो। ये एक लाइन आपको याद रखनी होती है फिक्स। मीटर, मीटर की जगह ग्राम भी हो सकता है, दूसरे वो भी हो सकते हैं। डेका, हेक्टा और किलो, इधर डेसी, सेंटी और मिली, ये माइनस में जाते हैं, ये इधर प्लस में जाते हैं। तो ये इधर जाएंगे 10 की पावर 1 बढ़ेगा, इधर जाएंगे ये 10 की पावर 2 बढ़ेगा, और इधर जाएंगे ये 10 की पावर 3 बढ़ेगा। तो ये जो 100 है इधर आएगा तो कितने हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा। और डेका से किलो जा रहे हैं तो 10 की पावर 2 बढ़ेगी। डेका से किलो, ये हेक्टा में 1 बढ़ी, इन किलो में 1 और बढ़ी, 10 की पावर कितनी बढ़ी? 2 बढ़ी, मतलब 10 की पावर 2, सही है। 1 किलोमीटर में कितने डेका मीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस तरीके से होते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको और समझ लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किलोमीटर से ही शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर, इसके बराबर यदि हेक्टा में लिखना है तो 10 हेक्टामीटर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? 10। इसी को यदि डेका में लिखना है, 1 किलोमीटर के बराबर ये 10 था, ये वापस इधर आएंगे 100 डेकामीटर।
1 किलोमीटर को यदि मीटर में लिखना है, ये 10, ये 100, ये 1000, 10 गुना बढ़ेगा, 10, 100, 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10, 100, 1000, ये 10,000। 1 किलोमीटर में कितने? 10,000 डेसीमीटर होंगे। उसके बाद कितने सेंटीमीटर होंगे? तो ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 5 लाख होता है, ये सेंटीमीटर होता है। उसके बाद 1 किलोमीटर के बराबर कितने मिलीमीटर होता है? तो 10 और लाख से ये 10 लाख, 10 की पावर 6, ये मिलीमीटर होता है। इस तरीके से ये मात्रक परिवर्तन वाली एक लाइन, ये मीटर, इसके बाद के 3 और इसके पहले के 3, बाद के 3 डेका, हेक्टा और किलो, पहले के 3 डेसी, सेंटी और मिली। इस प्रकार ये 6 क्रमवार याद कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। 10 की घात -2 किलोमीटर के बराबर 1 डेकामीटर होता है, बिल्कुल सही है। 10 की घात -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और ये +2 होता है, ये +2 होता है। डेकामीटर में 10 की घात 2 100 होता है, 100 होता है। इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 4 सही था, ऑप्शन नंबर 3 गलत था। उत्तर तो आ गया था, लेकिन ये समझना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट का 1% इसमें आएगा, 100% आएगा। समपंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? 5 विकर्ण होते हैं। नॉर्मल सा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। विकर्णों की संख्या का n-3/2 इसका फॉर्मूला भी है, n-3/2। विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र भी है, n कोष्टक n-3/2। n का मान भुजाओं की संख्या, भुजा 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और बटे में 2, 2 से 2 काट दो, विकर्ण कितने आ जाएंगे? 5। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n कोष्टक n-3/2। n का मान रखना 5, 5 - 3 2, 2 से 2 काट दीजिए, 5 विकर्ण। पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। और भी कोई ऐसा हो तो आप इस सूत्र में मान रख के हल कर सकते हैं कितने विकर्ण होंगे। फैक्टोरियल 150 में 5 की कुल कितनी पावर होगी? ये 150 इस तरह से लिखने का मतलब, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 150, और इसको बोलते हैं 150 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 150 तक की गिनती। 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी तरीके से 150 तक जो गिनती होगी उसको बोलेंगे फैक्टोरियल। प्रश्न ये 1 से लेके 150 तक की संख्याएं परस्पर गुणा हो रही है और इसमें 5 कितनी बार आया? 5 की कुल कितनी घात होगी, मतलब 5 कितनी बार आया। अब 5 कितनी बार आया इसका आप कई बार पढ़ चुके हैं कि 5 कितनी बार आया है। सम संख्याएं और 5 गुणा करके 0 वाला एक सिस्टम पढ़ा था कि 0 कितने, लास्ट में कितने 0 होंगे, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, उसमें भी 5 काउंट कर रहे थे, तो इसमें भी 5 काउंट करना है। तो 5 काउंट करने का मतलब 1 से लेके 10 तक गिनती लिखते हैं तो 2 बार 5 आता है। एक आएगा 5 में, एक आएगा 10 में, 2 बार 5 आता है। ऐसे ही 11 से लेके 20 तक लिखेंगे तो 2 बार आएगा। तो ऐसे ही कुल मिला के 150 तक लिखते हैं। 1 से लेके 150 तक लिखते हैं तो टोटल 15 लाइनें, और एक लाइन में 2 बार आ रहा, कुल कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। सीधा सीधा तो ये एक लाइन में 2 बार 5 आता है, टोटल 15 लाइनें, 150 तक 15 लाइनें, गिनती की 15 लाइनें, एक लाइन में 2 है, 15 लाइनों में 30 बार होगा, ये हो गया 30 बार। अब इसके बाद एक्स्ट्रा भी आता है, एक्स्ट्रा आता है 25 वाले सिस्टम में, 25, 50 इस तरीके से। तो ये 25 के कितने गुणा जाएंगे? 150 तक। 25 छक्के 150 होता है। 25 के कितने गुणा जाएंगे? 6 गुणा जाएंगे। 6 गुणा जाएंगे मतलब 6 बार एक्स्ट्रा आएगा। 6 बार एक्स्ट्रा किस में आएगा? एक 25 में आएगा, एक 50 में, एक 75 में, एक 100 में, एक 125 में, एक 150 में। 1 2 3 4 5 और 6, ये 25 के जो गुण चल रहे हैं, 25 के कितने गुणा जाए? 6 गुणा जाए, तो 6 बार और आया। अब इसके साथ में एक और ध्यान रखना होता है कि जब 25 का 5वां गुणा जाता है, जैसे पहले 5 का 5वां गुणा जाए डबल हुआ, वैसे ही 25 का 5वां गुणा जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा। 25 का 5वां गुणा मतलब 125। 125 में 5 कितनी बार है? 3 बार है। अपन ने काउंट किया वो अभी तक 2 बार किया, तो एक और आएगा, ये एक और आएगा एक बार। कुल मिला के 36 ने कितना हो जाएगा? 37। तो 5 की कुल कितनी घात होगी? 37 घात होगी। फैक्टोरियल 150 में 5 की कितनी घात होगी? 37 घात होगी। सीधा सीधा 2 प्रत्येक लाइन के हिसाब से 30, 25 के 6 गुणज 6 और 125 का 1 गुणज ये 1।
25 का गुणज भी लेना है, फिर 125 का भी लेना है। 125 का गुणज यदि आ जाता है मतलब 25 का 5वां गुणज 125, अब 125 का गुणज आया मतलब उसको काउंट करना है, फिर 125 का और गुणज आएगा, वहां 4 हो जाएंगे, मतलब 625 में 4 बार 5 आएगा, और गुणज लेंगे 5 बार आएगा, ऐसे ही होता है। तो 30, 36 और 1 37, टोटल कितनी बार आएगा? 37 बार आएगा 5, और 5 की कितनी घात होगी? 37 घात होगी। अगला प्रश्न, 3 की पावर 1000 में 10 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा? इकाई अंक से ज्ञात किया जा सकता है। 5 का और 10 का भाग देने का प्रश्न आता है, उसको आप इकाई अंक से ज्ञात कर सकते हैं, बिना इकाई अंक से भी किया जा सकता है, इकाई अंक से भी किया जा सकता है। इकाई अंक से यदि इसको हल करेंगे तो 3 की पावर जो 1000 है, 1000 में 4 का भाग देके शेषफल लेना होता है, शेषफल 0 है, मतलब 3 की पावर 4 लेनी है, 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 में 10 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ये आप इकाई अंक मेथड से कर सकते हैं। 3 की पावर 1000 है, 10 का भाग देंगे, इकाई अंक मेथड से, इकाई अंक इसका 3 की पावर 4 81, 81 में 10 का भाग, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, शेषफल प्रमेय से। 10 का भाग देना है 3, और इसको 3 की पावर 2 लिख दो, 3 की पावर 2, और 1000 में 2 का भाग देके लिख लीजिए 500, अभी भी 1000 है और बट्टे में 10 है, 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9, 9 की पावर 500, और 10 का भाग देना है, 9 में 10 का भाग देंगे, शेषफल आएगा -1, और -1 की पावर 500, पावर यदि सम है तो -1 किस में बदल जाएगा? +1 में, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेषफल प्रमेय से और इकाई अंक से कर सकते हैं। जब प्रश्न 5 का और 10 का भाग देने का, और रीट में पिछली बार जो है वो 5 का भाग देने का, वो भी इकाई अंक से किया जा सकता है। ये प्रश्न 10 का भाग देने का, यह भी अपने इकाई अंक से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अगला प्रश्न, बिनों की कैलकुलेशन है, 8/25 गुणा 3/10 भाग को लिखेंगे गुणा 20/4 और बराबर -x, बराबर सीधे आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0 था, -x को इधर ले प्लस हो जाएगा, ये भाग को लिख दिया गुणा और काट दीजिए, संख्या उतरा जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और 8 में 4 का भाग चला जाएगा 2 बार, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और बटे में 25, ये 12/25, x बराबर 12/25, इसका आंसर आ जाएगा ये 12/25, ऑप्शन नंबर डी। आसानी है, सीधा सीधा कैलकुलेशन का ही है। 8/25 था, गुणा 3/10, भाग को लिखेंगे गुणा 4/20 की जगह 20/4, -x बराबर सीधे +x, x के बराबर ये वैल्यू है, संख्या काट के 12/25। ये इस बार रीट में एक नया टॉपिक जुड़ा है, आंकड़ों का विश्लेषण। अब उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, टेलीमार्क, सारे प्रश्न लगभग हर टेस्ट में एक एक अलग अलग प्रश्न आया। 4 टेस्ट पहले हुए हैं, ये 5वां टेस्ट था। अब इसमें ये पाई चार्ट का प्रश्न है। ये इस प्रकार वृत्त चित्र या पाई चार्ट, इस प्रकार गोले में लिखी संख्याएं हो, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। अब इसमें था कि MBA में विशेषज्ञता के अनुसार छात्रों का प्रतिशतवार विवरण तथा छात्रों की कुल संख्या 8000, मतलब इस जो चित्र से संबंधित छात्र है टोटल वो कहते हैं 8000 है। तो IR विपणन IT में विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी? IR विपणन और IT 3 है। यहां से देख लीजिए IR, ये IR 16%, ये IR 16%, उसके बाद विपणन 22%, ये विपणन 22%, और उसके बाद IT 17%, ये 17%। 3 प्रकार इसमें आपको देखने थे, IR विपणन और IT, ये IR, ये विपणन और ये IT। IR 16, विपणन 22 और IT 17, इन तीनों की टोटल मिला के संख्या कितनी है? तो तीनों का प्रतिशत जोड़ दीजिए, 16, 22 और 17, ये जोड़ेंगे तो 6, 6 12 1 13, 13 2 15, हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, टोटल हो रहा है 55%। ये 20, 30, 40, 46, 46, 53 और 2 55, 55%। टोटल कितने परसेंट है? 55% लेना किसका? 8000 का। 8000 का 55% ले लो, 8000 गुणा 55/100, 2 0 काट दीजिए, 0 1, 8 45 0, हासिल 4, 8 45 4 44, कितना आ जाएगा? 4400, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर आ जाएगा। MBA में विशेषज्ञता के अनुसार टोटल इनकी संख्या पूछी थी, प्रतिशत दे रखा, ये प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत ले लिया, टोटल कितना हो रहा? 55, 8000 का 55% ले लो,
अलग अलग प्रतिशत ज्ञात करके जोड़ने की जरूरत नहीं, सभी का मिला के ले लीजिए। सभी का मिला के 55% हुआ, 8000 का 55% कितना होगा, इस तरीके से ये आपको हल करना है। हो गए होंगे लगभग सारे प्रश्न, क्लियर है। आज का पेपर कंप्लीट हो गया है, बाकी अगले पेपर का सॉल्यूशन आपको क्लास के बाद करवा दिया जाएगा।